139। रोहित और मायरा दोनों अभी भी एक साथ रोहित के कमरे में बैठे हुए थे और मनोज की बाइक को लेकर काफी कंफ्यूज थे। दोनों के दिमाग में लगातार वही सभी बातें चल रही थीं कि तभी मायरा ने रोहित से पूछा, रोहित, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि जो ये मनोज की बाइक बार बार गुम हो जाती है और फिर मंडोलिका की हवेली में मिलती है, ये कोई इशारा है हम दोनों के लिए? इस पर रोहित और भी ज्यादा सोच में डूब गया और एक एक बात को बेहद बारीकी से याद करने लगा। मायरा ने जब देखा कि रोहित किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है और कुछ जवाब ही नहीं दे रहा, तो उसने रोहित से पूछा, किस सोच में डूब गए रोहित? मायरा के सवाल पर रोहित ने कहा, कुछ नहीं, जो तुम अभी पूछ रही थी उसी के बारे में सोच रहा था। तो क्या लगता है तुम्हें फिर? मायरा ने एक बार फिर से रोहित से पूछा। इस पर रोहित ने कहा, मायरा, जो सवाल तुम कर रही हो उनके जवाब फिलहाल मेरे पास भी नहीं है, लेकिन सच कहूं तो मेरा दिल भी यही कहता है कि मनोज की बाइक का मंडोलिका की हवेली में मिलना महज कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि जरूर कोई इशारा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तभी रोहित ने देखा कि उसकी बातों से मायरा काफी ज्यादा सोच में पड़ गई है, इसीलिए उसने मायरा को समझाते हुए कहा, मायरा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इस बात का जरूर पता लगा लेंगे। इस पर मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रोहित, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इससे पहले कि रोहित कुछ भी जवाब देता कि तभी मायरा के पीछे से एक आवाज आई, और मैं भी रोहित। रोहित इस आवाज को सुनकर हैरान हो गया और उसने जैसे ही मुड़कर देखा तो उसके ठीक सामने दरवाजे पर मिताली खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। रोहित के साथ ही मायरा ने भी साथ के साथ पीछे मुड़कर देखा और वो भी रोहित की तरह ही सामने मिताली को देखकर दंग रह गई। इससे पहले कि रोहित या मायरा दोनों में से कोई कुछ भी बोलता, मिताली मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास आई और बोली, अरे, ऐसे हैरान होकर क्या देख रहे हो तुम दोनों? मैं सच में तुम दोनों के साथ हूँ। मिताली की बात सुनकर रोहित के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई और उसने राहत की सांस ली। तभी मायरा की नजर रोहित के खिले हुए चेहरे पर चली गई और उसने खुद से ही कहा, चलो अच्छा ही है कि मिताली भी अब हम दोनों के साथ है, कम से कम रोहित के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान तो आई। तो वहीं दूसरी तरफ काशवी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ आज थाने में कदम रखा और जैसे ही वो थाने में पहुंची तो उसे देखते ही एक हवलदार आगे आया और उसने पूछा, कहिए मैडम, किससे मिलना है आपको? इस पर बिना उस हवलदार की तरफ देखे ही काशवी ने कड़क आवाज में कहा, मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, वो हवलदार ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, रुकिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती, पहले मैं सर से बात करके आता हूं। ये कहकर वो जैसे ही इंस्पेक्टर वीरेन के केबिन में जाने लगा कि तभी काशवी ने कड़क आवाज में कहा, यहाँ एक बेटी अपने पापा के केस के बारे में पूछने आई है और आप अभी इजाजत लेने की बात कर रहे हैं? हटिए मेरे रास्ते से। इससे पहले कि वो हवलदार और कुछ कहता, काशवी साइड से निकलकर सीधे इंस्पेक्टर वीरेन के केबिन में चली गई, जहां पर इंस्पेक्टर वीरेन किसी से फोन पे बात कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही अपने सामने काशवी को खड़े हुए देखा तो फोन रखते हुए बोले, चलिए ठीक है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ये कहते हुए उन्होंने फोन रख दिया और इससे पहले कि वो कुछ भी बोलते, काशवी ने थोड़ी कड़क आवाज में इंस्पेक्टर वीरेन से पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरे पापा के केस की छानबीन कहां तक पहुंची है? इस पर इंस्पेक्टर वीरेन ने काशवी से कहा, पहले आप आराम से बैठिए, फिर तसल्ली से पूछिए कि क्या पूछना चाहती हैं आप। काशवी भी अब इंस्पेक्टर वीरेन के कहने पर उन्हीं के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और फिर उसने दोबारा से पूछा, देखिए, मैं गांव के मुखिया जी की बेटी काशवी हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पापा के केस की जांच पड़ताल कहाँ तक पहुंची है। इस पर इंस्पेक्टर वीरेन बोले, फिलहाल छानबीन चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं पता चल पाया है, और जैसे ही हमें कुछ भी इम्पोर्टेंट पता चलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। जैसे ही काशवी ने इंस्पेक्टर वीरेन की बात सुनी तो वो बुरी तरह से भड़क गई और दोबारा से अपनी चेयर से खड़ी होते हुए बोली, इतने दिन हो गए हैं मेरे पापा को गुजरे हुए और आप कह रहे हैं कि अभी तक आपकी छानबीन ही चल रही है।
आप आज मुझे बस ये बताइए कि कब तक चलेगी आपकी ये छानबीन। इस पर इंस्पेक्टर वीरेन उसे समझाते हुए बोले, देखिए मैडम, किसी भी केस की जांच पड़ताल करने में समय तो लगता ही है। हर चीज बहुत बारीकी से देखनी पड़ती है हमें। लेकिन काशवी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था और वो गुस्से में बोली, अच्छा तो अभी तक आपकी छानबीन ही चल रही है, लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि पापा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है और उसमें साफ साफ लिखा है कि मेरे पापा की डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी तक उस रिपोर्ट में भी क्लियर नहीं हो पाई हैं। ये कहते हुए काशवी की आंखों से आंसू बहने लगे और तभी इंस्पेक्टर वीरेन बोले, मैडम, हम आपके दुख को समझते हैं और ऐसा नहीं है कि हमारी इस केस पर नजर नहीं है। बस सिर्फ एक बार कोई सबूत ऐसा मिल जाए जो केस को सुलझाने की सही दिशा दे सके। तभी वहां हेड कांस्टेबल आया और उसने काशवी से कहा, मैडम, आपको तो आज पता चला है, लेकिन हमें तो पहले से ही क्लियर था कि मुखिया जी की डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। इसी वजह से तो सर के कहने पर हम बहुत अच्छे से छानबीन कर रहे थे। इस पर काशवी के मन में सब कुछ जानने की एक उत्सुकता जागी और उसने हेड कांस्टेबल से पूछा, अगर आप इतने समय से छानबीन कर रहे हैं तो कुछ तो अभी तक पता चला ही होगा ना। इस पर कांस्टेबल ने काशवी को बताया, जी हाँ, हमें जो भी अभी तक थोड़ा बहुत पता चला था वो सब हमने इंस्पेक्टर साहब को बता दिया था। इससे पहले कि इंस्पेक्टर वीरेन कुछ बोलते, काशवी ने हेड कांस्टेबल से पूछा, तो मुझे भी बताइए ना कि क्या पता चला था आपको। इस पर हेड कांस्टेबल इंस्पेक्टर वीरेन को सवालिया नजरों से ऐसे देखने लगा कि जैसे वो काशवी को सब बताने की परमिशन मांग रहा हो। और जब इंस्पेक्टर वीरेन ने हाँ में पलकें हिला दी तो वो काशवी से बोला, हम उस स्थान पर गए थे जहां पर मुखिया जी का एक्सीडेंट हुआ था। फिर हमें वहां बाइक के टायर्स के कुछ निशान भी मिले। काशवी हर बात बेहद ध्यान से सुन रही थी और तभी काशवी ने बीच में ही कांस्टेबल को टोकते हुए पूछा, लेकिन कैसे टायर्स के निशान। इस पर कांस्टेबल ने बताया, अच्छे से छानबीन करके पता चला कि उसी बाइक के टायर्स के निशान थे जिससे आपकी पापा की टक्कर हुई थी। ये सुनते ही काशवी बुरी तरह से चौंक गई और फिर उसने एक ही सांस में कांस्टेबल से पूछा, तो क्या आपको पता चला कि वो किसकी बाइक थी? किसने अपनी बाइक से मेरे पापा को इतनी बेरहमी से मारा? इस पर कांस्टेबल ने काशवी को बताया, वो बाइक आपके गांव के मनोज नाम के एक लड़के की थी। मनोज का नाम सुनते ही काशवी हैरान हो गई और उसने मन ही मन में खुद से कहा, मनोज, ये तो वही है जिसका घर मिताली के घर के पास पड़ता है, लेकिन वो तो हमें अच्छे से जानता था और पापा का काफी सम्मान भी करता था, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया मेरे पापा के साथ? काशवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। और तभी उसने एक बार फिर से कांस्टेबल से पूछा, क्या आपको पक्का भरोसा है कि वो जो टायर्स के निशान मिले हैं वो मनोज की ही बाइक के हैं? इससे पहले कि कांस्टेबल कुछ भी जवाब देता, इंस्पेक्टर वीरेन बोले, जी हाँ मैडम, हमने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको ये बताया है। मनोज ही वो शख्स है जिसकी बाइक से आपके पापा टकराए थे। इस पर काशवी ने इंस्पेक्टर वीरेन से पूछा, जब आपको पता है कि मेरे पापा को मनोज की बाइक ने ही टक्कर मारी थी, तो क्यों आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? क्यों अभी तक उसे अरेस्ट नहीं किया है आपने? ये कहते हुए काशवी की आंखों में मनोज के प्रति क्रोध साफ दिखाई दे रहा था और तभी इंस्पेक्टर वीरेन ने उसे कहा, आपको क्या लगता है मैडम, क्या हम उसे अरेस्ट करने नहीं गए होंगे? इंस्पेक्टर वीरेन के इस सवाल पर काशवी कुछ भी नहीं बोली और सवालिया नजरों से उन्हें देखती रही। और तभी इंस्पेक्टर वीरेन दोबारा बोले, देखिए, हम स्पेशल टीम के साथ गए थे मनोज के घर, लेकिन जब हमने उससे पूछताछ की तो पता चला कि उस रोज उसकी बाइक उसके पास थी ही नहीं। अब आप ही बताइए कि ऐसे में हम उसे कैसे गिरफ्तार कर सकते थे? इस पर काशवी गुस्से में उन पर तंज कसते हुए बोली, वाह इंस्पेक्टर साहब वाह, उसने कहा और आपने मान भी लिया। ये भी तो हो सकता है कि वो ये सब बचने के लिए झूठ बोल रहा हो आपसे। तभी इंस्पेक्टर वीरेन ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, इतने भी मूर्ख नहीं है हम जितना कि आप हमें समझ रही हैं। हमने मनोज की बात पर ऐसे ही भरोसा नहीं किया, बल्कि उसके आस पड़ोस में जाकर और भी घरों में पूछा और सभी ने यह बताया कि उस समय मनोज के पास बाइक थी ही नहीं। इनफैक्ट एक आदमी जिसका घर मनोज के घर के ठीक सामने है,
उसने हमें यह भी पूरे कॉन्फिडेंस से बताया कि उसने खुद उस घटना से ठीक एक रात पहले मनोज को पैदल बाजार की तरफ जाते हुए देखा था। काशवी खामोशी से सब बेहद ध्यान से सुन रही थी और तभी उसने मायूसी से कहा, तो क्या मनोज के खिलाफ फिर एक भी सबूत नहीं मिला? इस पर इंस्पेक्टर वीरेन बोले, जी नहीं, मनोज के खिलाफ हमारे पास एक भी सबूत नहीं है और बिना सबूत के हम उसे चाहकर भी अरेस्ट नहीं कर सकते। काशवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत, और तभी काशवी ने इंस्पेक्टर वीरेन से झुंझलाते हुए पूछा, तो क्या मेरे पापा को इंसाफ कभी नहीं मिल पाएगा? या तो मनोज या फिर कोई तो होगा ही जो उस रोज बाइक को चला रहा होगा। इससे पहले कि इंस्पेक्टर वीरेन कुछ भी बोलते, कांस्टेबल ने कहा, हाँ वही तो बताने वाला था मैं आपको। लेकिन काशवी ने उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और उसकी बात बीच में ही काटते हुए उसने अपना हाथ गुस्से से टेबल पर जोर से मारा, जिससे एक पल के लिए सभी अवाक रह गए। और तभी काशवी चिल्लाते हुए बोली, नहीं सुननी मुझे आपकी कोई भी कहानी। सच तो ये है कि आप लोग बस बहाने मारना जानते हैं और कुछ करना नहीं जानते। तभी इंस्पेक्टर वीरेन बोले, देखिए मैडम, अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। इंस्पेक्टर वीरेन की बात पर काशवी और भी ज्यादा भड़क गई और गुस्से में बोली, मैं लिमिट क्रॉस कर रही हूँ? मैं लिमिट क्रॉस नहीं कर रही, बल्कि रियलिटी बता रही हूँ। आप लोगों को सिर्फ सरकार का पैसा खर्च करना आता है। आपको पता है कि सैलरी तो आपको मिल ही रही है, इसीलिए काम की तो आपको कोई चिंता ही नहीं है और बातें करते हैं फर्ज की। काशवी की बातों से इंस्पेक्टर वीरेन को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो काशवी की सिचुएशन को देखते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोले, आप हमें हमारे फर्ज मत बताइए, बस हमें थोड़ा समय और दीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी अच्छे से छानबीन कर सकें। तभी काशवी ने इंस्पेक्टर वीरेन की बात बीच में ही काटते हुए कहा, रहने दीजिए आप, अगर आपको पता लगाना ही होता तो अब तक लगा चुके होते। अब ये बेटी अपने पापा के कातिल का खुद ही पता लगा लेगी। इससे पहले कि इंस्पेक्टर वीरेन कुछ बोलते, काशवी गुस्से में वहां से चली गई और उसके जाते ही थाने में भी शांति सी हो गई। तो वहीं काशवी पूरे रास्ते अपने पापा को याद करते हुए रोती रही और कुछ ही देर में सीधे घर पहुंच गई। घर जाकर उसने मुखिया जी की तस्वीर के सामने खड़े होते हुए खुद से ही कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपको इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी पापा, ये मेरा वादा है आपसे। तो वहीं दुशाना इस समय शमशान घाट में ध्यान लगाए बैठा हुआ था कि तभी अचानक उसने अपनी आंखें खोली और वहीं सामने रखी हुई कुछ भस्म उठाकर उसे काले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी जेब में रख ली। ऐसा करते ही उसके चेहरे पर एक शातिराना मुस्कान दौड़ गई और उसने खुद से ही कहा, अब मुझे उस काम के लिए चलना चाहिए। ये सोचते ही वो अचानक धुएं की तरह गायब हो गया और फिर कुछ ही पलों में वो सीधे शंकर के घर में पहुंच गया। तो वहीं शंकर आराम से बैठा हुआ खाना खा रहा था कि तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और सीधे शंकर से टकरा गया। और जैसे ही वो हवा का झोंका शंकर से टकराया, एक पल के लिए वो चौंक गया और अपने आसपास बेहद ध्यान से देखने लगा। इससे पहले कि शंकर कुछ भी समझ पाता, कुछ अजीब सी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी और उसने खुद से ही कहा, ये क्या हो रहा है मुझे? पहले लग रहा था जैसे तेज हवा का झोंका आकर मुझसे टकराया हो और अब मेरे कानों में तेज हवा चलने की आवाज गूंज रही है। अभी शंकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक काले रंग का चमगादड़ उड़ता हुआ आया और सीधे शंकर के कंधे पर बैठ गया। उस चमगादड़ के शंकर के कंधे पर बैठते ही उसके शरीर में हलचल शुरू हो गई, जैसे बहुत तेज करंट लगा हो। और देखते ही देखते एक बार फिर दुशाना उसके शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे ही दुशाना ने शंकर के शरीर में प्रवेश किया कि तभी उसका देखने का स्टाइल भी बदल गया और उसके चेहरे पर एक शातिराना मुस्कान दौड़ गई। उसने खुद से ही मन में कहा, अब मुझे उस पुरोहित के घर चलना चाहिए। ये सोचते हुए वो खाना बीच में ही अधूरा छोड़कर उठा और पुरोहित जी के घर की तरफ चल दिया। तो वहीं पुरोहित जी के घर में अम्मा आंखें बंद किए बैठी हुई माला जप रही थी और साथ ही ईश्वर के कुछ मंत्र भी मन ही मन में पढ़ रही थी। तभी अचानक उन्हें बंद आंखों में ही रोहित का धुंधला चेहरा दिखाई देने लगा
और अम्मा ने देखा कि रोहित किसी जगह पर कैद हो चुका है और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। तभी अम्मा को रोहित की आवाज सुनाई दी जो बोल रहा था, मुझे यहाँ से बाहर निकालो माई। रोहित की ऐसी हालत देखकर अम्मा ने घबराकर अपनी आंखें खोल ली और तभी घबराहट की वजह से वो धड़ाम से कुर्सी से गिर गईं और जोर से चिल्लाई, विजय। आखिर क्या होने वाला है विजय के साथ? क्या अम्मा का ये डर सही साबित होगा और क्या करेगी काशवी?